मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है और हमने उसे फेंका है ऊपर की तरफ। अभी मेरा आपसे सवाल ये है ना कि ये जो बॉल हमने फेंका है एग्जैक्टली 2 सेकंड बाद कितनी ऊंचाई पर होगा, कहाँ पर होगा, क्या आप ये बता पाओगे? हम्म, और तो और इसे वापस आपके हाथों तक पहुंचने में कितना समय लगने वाला है? अगर मैं आपसे ये दो सवाल पूछूं तो आप इसका जवाब दे पाएंगे क्या? तो फिजिक्स में इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल की जरूरत पड़ने वाली है और उस टूल की मदद से ही हम लोग ये जान पाएंगे और इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मुझे मालूम है कि ये आपने थोड़ा पढ़ा होगा मैथ्स में क्लास 10th में, लेकिन हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम ये जानने वाले हैं ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे फिजिक्स में किस तरीके से काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें आज जाकर इसका रियल लाइफ यूज केस पता चलने वाला है। तो हमारा आज का अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स चैप्टर 0। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला यूज केस तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है तो उस मोशन को ना अच्छे से समझने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ने वाली। हम लोग देखने वाले हैं आगे ये कैसे होगा। एक और बात जो हमें जान लेना चाहिए, मान लेते हैं ना कि हम लोग इसरो में एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये काम दिया जाता है कि आपको पता करना है एक रॉकेट है जो उड़ा है और एग्जैक्टली 500 मीटर पर ये कब तक पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा। तो क्या आप ये बता पाओगे क्या? रॉकेट जो है जमीन से उड़ा और एग्जैक्टली 500 मीटर पर कितने समय में पहुंचेगा? तो इसके लिए भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जरूरत पड़ने वाली है। ध्यान दो, तो इसे सॉल्व करने के लिए ना हमें एक इक्वेशन मिला और उस इक्वेशन में ना 80 स्क्वायर था। अभी यहाँ पे 80 स्क्वायर में से t की वैल्यू निकालनी होगी। इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा ना। इस 80 स्क्वायर को किसी न किसी तरीके से सॉल्व तो करना होगा। इसे ही सॉल्व करने के लिए हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान देना, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं? सबसे पहले ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम पावर होना चाहिए 2। पता है किसका? अननोन वेरिएबल का। अननोन वेरिएबल मतलब है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए बी सी जो है ना कोई कांस्टेंट है, जैसे कि कोई डिजिट, जैसे कि 3, 4, 5। 3x² प्लस 4x प्लस 5 मान लेते हैं ये इक्वेशन है हमारे पास। तो तुम यहाँ ध्यान से देख पा रहे होगे x एक वेरिएबल है, इसकी हमें वैल्यू नहीं पता है और इसी पे जो है ना हमारा पावर कितना है? 2 है। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो हमारा वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है 2 और ऐसे ही इक्वेशंस को हम लोग कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आया? एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होना चाहिए जिसमें अननोन वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ध्यान दो, कांस्टेंट ये जो ए बी सी है ना ये कांस्टेंट है, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। और हाँ, एक काफी इंपॉर्टेंट बात, ए की वैल्यू ना कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगी तो 0 × x² ये 0 बन जाएगा। फिर हमारे पास ये बचेगा, यहाँ तो x की पावर 1 ही होगी, है ना? तो a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात अगली ये है कि अगर हमारे पास x का पावर 2 है तो पता है x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2 वैल्यूज, यानी कि 2 आंसर्स निकल के आएंगे। अगर x की वैल्यू 3 होती तो 3 आंसर्स निकल गया। फिर से एक बार, यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो अननोन वेरिएबल है उसका पावर है 2। जब इसे सॉल्व किया जाएगा ना इस x की 2 वैल्यूज निकल के आएगी और उन्हें ही हम लोग एक्चुअली रूट्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्योंकि हमारे पास x का मैक्सिमम पावर 2 है तो यहाँ पर 2 आंसर होंगे, मतलब 2 रूट्स होंगे।
ठीक है, आगे ध्यान दो। जैसे कि प्योर मैथमेटिक्स में तो आपने ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म देखा ही होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अगर हम इसे काइनेमेटिक्स फिजिक्स में देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसे ना तुम चेंज कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पर टी की वैल्यू हमें निकालनी होती है, टाइम की। तो यहाँ पे चेक करो, क्या ये जो अननोन वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर 2 है? हाँ है। तो इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा टाइम वेरिएबल है, हमें टाइम निकालना होगा, तो इसके लिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना होगा। ध्यान देते हैं अगली बात। जैसे हमारे पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ प्लॉट एक पैराबोला जैसा होता है। ये जो शेप देख रहे हो ना तुम, ये है एक पैराबोला। तुम्हें पता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पर होता है हमारा ओरिजिन 0,0, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। बढ़िया। तो जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो हमें मिलता है एक ऐसा शेप, उसे कहते हैं पैराबोला। अब तुम यहाँ पे चेक करो, ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को दो बार काट रहा है ना, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है। तो क्योंकि हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को दो बार काट रहा है, यहां से भी हमें ये पता चलता है कि हमें दो रूट्स मिलने वाले हैं, दो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो भी एक्स की वैल्यू होगी ना, वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे ये ग्राफ इस एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस का यहाँ पे 5 है, तो हमारा अननोन वेरिएबल का एक वैल्यू 5 हो जाएगा। सॉरी, इस साइड में माइनस होता है ना, तो -5, तो यहाँ पे हमारा आंसर -5 बन जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर 5 था, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 5 वैल्यू पे काटा, तो हमारा दूसरा आंसर +5 बन जाएगा। बात समझ में आई? तो जहां भी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा होता है, इंटरसेक्ट कर रहा होता है, तो वही जो है हमारा रूट हो जाता है। ये दो बातें समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं फिजिक्स थोड़ा सा। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं ना, जैसे कि एक बॉल को फेंका गया, या फिर अगर कोई रॉकेट उड़ रहा है हवा में और उसके मोशन का ग्राफ बनाया जाए, तो वहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिलता ही है। तो वहां पर भी हमें वैल्यूज निकालनी होती है। ध्यान दो अगली बात, जो मैंने अभी भी कहा है, जहां जहां एक्स एक्सिस कटेगा वही तो हमारा आंसर होगा। These two cutting points are exact mathematical answers or roots। तो ये था हमारा मैथमेटिकल ग्राफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने का तरीका। अब ध्यान देते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अभी हमने इसे समझ तो लिया है कि ये हमें कहाँ कहाँ काम आता है, इसका ग्राफ भी देखा है, रियल लाइफ में भी देखा है क्या काम आता है। अब बारी अगर ये आए कि हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास ना ये वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, यहाँ पर x की वैल्यू बताई गई है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। इसे ना हमारे इंडिया में कोई मैथमेटिशियन थे अच्छे से, श्रीधराचार्य, उन्होंने बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान दो, ए बी सी हमें इक्वेशंस में ही मिल जाता है ना, ax² + bx + c। यहाँ ABC दिख रहा है क्या? हम्म। तो उन्हीं ABC को यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात एक और ये है कि तुम्हें यहाँ पे b² - 4ac दिखा क्या? दिखा। पता है इसका ना एक दूसरा नाम है। ये जो b² - 4ac है, हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट बुलाते हैं। इसे बुलाते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी होता है b² - 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट पता चल जाता है ना, तो हमें इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे कि ध्यान देना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने ना एक बॉल को हवा में फेंका, इस तरह से कहीं जाएगा बॉल और यहाँ पे वापस आ जाएगा। ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब ध्यान दो,
अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, तो हमने ये सॉल्व किया और ये वैल्यू ना जीरो से कुछ बड़ा आ गया है, तो पता है इसके दो आंसर्स होंगे। इसका मतलब इसका मतलब ये देखो, अगर ये बॉल इस तरीके से गया है और यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ जो हाइट है ना, मान लेते हैं 4 मीटर है, तो ध्यान दो, इस बॉल ने 4 मीटर को एक तो जाते समय, ऊपर जाते समय क्रॉस किया है, एक तो नीचे जाते समय भी क्रॉस किया। तो ये बॉल ने जो 4 मीटर वाला लाइन है, 2 बार क्रॉस कर लिया ना। हाँ, तो 2 बार क्रॉस किया है, तो टाइम की भी तो दो वैल्यू निकल कर आएगी। बिल्कुल आएगी। तो इसका मतलब जब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हो, हमारा मोशन कुछ ऐसा है। ठीक है, मैंने ना ये वाला एक एग्जांपल बस समझने के लिए लिया है, और भी कई जगहों पर ये इक्वेशन फिट बैठता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, तो इस केस में ये बॉल 2 बार 4 मीटर की इस लाइन को क्रॉस करेगा। इसका मतलब टी की दो वैल्यूज आएंगी ना। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट डी से बड़ा है, तो ये वाला कुछ केस बनता है। अगला देखते हैं, अगर डी की वैल्यू ने एग्जैक्टली जीरो निकल करके आ जाती है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आंसर्स तो दो आएंगे, लेकिन दोनों ही सेम ही होंगे। दोनों ही मतलब जैसे कि 5 सेकंड है, तो दोनों 5-5 सेकंड ही आंसर निकल जाएगा। रियल लाइफ में मतलब देखते हैं, इसका मतलब ये देखते हैं कि ये बॉल कोई एक मैक्सिमम हाइट तक तो पहुंचा होगा ना। हाँ, पहुंचा होगा। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, सबसे अधिक ऊंचाई है, बॉल एक ही बार छूता है ना। हाँ, बॉल तो एक ही बार छूता है। मान लेते हैं 6 मीटर गया ये बॉल, तो बॉल ऐसे गया गया 6 मीटर की ऊंचाई को छुआ और ये वापस आया। क्या ये बॉल 2 बार 6 मीटर को छू रहा है क्या, जाते आते समय? नहीं, ये बस एक ही बार छू रहा है ना। तो ये वाला जो केस है ना, ये सेकंड केस है। यहाँ पर वैल्यूज हो सकता है कि दो आए, लेकिन दोनों ही सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल तुम्हें बताते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, बॉल 10 सेकंड में ना 6 मीटर पहुंचता है, तो तुम्हारा इक्वेशन को सॉल्व करने पे 10 सेकंड को मान 10 सेकंड ही आएगा। जिसका मतलब ये होगा कि एग्जैक्टली 10 सेकंड पर ये बॉल सबसे ऊंचा गया, यानी कि 6 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, और ये अब वापस आ गया। बात समझ में आई? तो ये होता है हमारा डी इक्वल्स टू जीरो वाला केस। अब अगला केस देखते हैं। अगर तुमने इसे सॉल्व किया और डी की वैल्यू जीरो से कम आ गई, तो देखते हैं क्या होता है। इसका पता है इस एग्जाम्पल में मतलब क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर डी की वैल्यू जीरो से कम आ चुकी है ना, इस केस में कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स आते हैं। फिजिक्स में तो इसका कोई सोल्यूशन मानते भी नहीं है, इसको इग्नोर ही कर देते हैं। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि ये बॉल 10 मीटर वाली लाइन को कब क्रॉस किया, अगर तुमसे सवाल पूछ लिया जाए इसी एग्जाम्पल में कि जो बॉल था मैंने उछाला, इसने 10 मीटर वाली लाइन को कभी क्रॉस किया है क्या? नहीं किया है। तो जब क्रॉस ही नहीं किया है, तो इसको क्रॉस करने में टाइम आएगा कुछ? नहीं आएगा। इसका मतलब इसका कोई आंसर नहीं होगा। मैथमेटिकल आंसर आया भी तो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स होगा, जिसे फिजिक्स में हम लोग इग्नोर करेंगे। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ सारी चीजों का, ठीक है? ध्यान देना, अगर डी जीरो से बड़ा है, दो आंसर होंगे। मतलब ये 4 मीटर वाला लाइन, मतलब बॉल 4 मीटर वाले लाइन को 2 बार क्रॉस करेगा, दो समय आएंगे, दो आंसर्स आएंगे। दूसरा, अगर डी की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो दो आंसर्स तो आएंगे, लेकिन वो दोनों सेम ही होंगे, मतलब आंसर एक ही होगा। यहाँ पर ये 6 मीटर वाली लाइन, जैसे कि ये बॉल सबसे ऊंचा 6 मीटर गया, एक ही बार छुआ और वापस आ गया, है कि नहीं? तो ये 6 मीटर वाला लाइन एक एग्जाम्पल हुआ सेकंड केस का। थर्ड पे आते हैं, अगर डी की वैल्यू जीरो से भी छोटी होती है, तो ये इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, जिसपे फिजिक्स में करेंगे इग्नोर। जैसे कि 10 मीटर वाला लाइन, ये बॉल तो 6 मीटर से ही वापस आ गया है, तो क्या ये 10 मीटर वाली लाइन को कहीं पर भी छू रहा है? नहीं छू रहा है। तो अगर छू ही नहीं रहा है, तो यहाँ तक पहुंचने में कोई समय लगेगा? नहीं लगेगा। तो समय मतलब टाइम की कोई वैल्यू आएगी नहीं। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। तो इस तरीके से ना हम लोग इस मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फिजिक्स में रिलेट करेंगे।
ठीक है। अभी ध्यान देना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये एक इक्वेशन, ये एक मैथमेटिकल टूल है, तो इसका कोई भी डायमेंशंस होता नहीं है। फिर इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका यूनिट ऐसा यूनिट डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम टाइम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अभी अभी हम लोग कर रहे थे ना ऐसे कुछ यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में टाइम के लिए, तो अगर टाइम की वैल्यू निकल के आएगी तो उसका ऐसा यूनिट सेकंड हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्व कर रहे हो तो मीटर में आ जाएगा। तो मेरा ये जानना होगा कि तुम सॉल्व किसके लिए कर रहे हो। अगर टाइम के लिए तो सेकंड, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मीटर। सिंपल, बढ़िया। ध्यान दो, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रियल लाइफ में यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले काइनेमेटिक्स में। जैसे हमें फिजिक्स पढ़ना है तो हमें काइनेमेटिक्स भी तो पढ़ना ही होगा। वहां पे ये फॉर्मूला आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा तुम्हें। देखो, अननोन वेरिएबल की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज। हम लोग आगे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, तो वहां भी हमें इसका यूज करना है। फिर वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां भी यूज करना है। फिजिक्स में तो इसका बहुत सारा यूज है, बाकी रियल लाइफ में और भी कई जगह इसका यूज होता ही है। तो हम लोगों ने काफी चीजें जान ली है। अब थोड़ा इसको सॉल्व करने का ना एक तरीका देख लेते हैं, अच्छा सा तरीका। जैसे हमें बोला गया है कि आपको ना इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड। करते हैं इसे सॉल्व। अभी इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन को देखने के बाद तुम्हें ये बताना है कि कोई भी ऐसा दो डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 आ रहा हो। हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ रहा हो और ऐड करने पर -5 आ रहा हो। ठीक है, दो बातें हुई है यहाँ पे। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। हमें कोई भी ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे -5 आ जाए। तुम थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालोगे ना, तो तुम्हारे पास -3 और -2 ये सोचने को मिलेगा। -3 और -2 को जब भी मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाता है क्या? -3 और -2 को ऐड करो तो क्या ये -5 आता है? हम्म तो हमें ये दो नंबर मिल गए हैं। अब इसका थोड़ा करते हैं इस्तेमाल। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया। क्या हम -5x को -3x -2x लिख सकते हैं? जो जो अभी नंबर हमने देखा है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ध्यान दो, इस -3x -2x को वापस से जोड़ो ना तो ये -5x ही बन जाता है। बनता है क्या? हम्म तो बस हम लोग इसको तोड़ के इस तरह से लिख रहे हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। और ये +6 तो +6 ही है। हम लोग यहां से यहां तक पहुंच चुके हैं। आगे आगे यहां से हम इन दोनों में x कॉमन ले लें। बिल्कुल ले सकते हैं। x कॉमन लिया तो x -3 बचा। बिल्कुल बचा। इन दोनों से -2 कॉमन ले लें। तो -2 कॉमन लिया, x -3 बचा। अभी इससे इस पूरे को x-3 और x-2 लिख दिया। अभी तुम क्या करोगे, x-3 इक्वल्स टू 0 कर देना एक बार, x-2 इक्वल्स टू 0 कर देना एक बार, तो x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ चेक करो, क्या हमारे पास x के दो वैल्यूज निकल करके आए? बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से ना फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और अगला मेथड याद करो, वो जो था हमारे पास x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। हाँ, तो अगला तरीका ये है ना, अगर वो फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लग रहा है तो तुम ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए पहला प्रायोरिटी ये रखो कि तुम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ। अगर वो नहीं लग पाए तो तुम ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, हमारे पास एक इक्वेशन है, उसे इस फॉर्मूला से सॉल्व किया गया है। हम लोगों ने बी सी ए सब की वैल्यूज डाली और हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। फिर इसे जब आगे सॉल्व किया गया तो हमारे पास 3 और 1 दो आंसर्स निकल करके आ गए, है ना? ध्यान दो, और ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर प्लस माइनस आ जाते हैं तो लोग क्या करने लग जाते हैं, सिर्फ प्लस वाला ही सॉल्व करते हैं और माइनस को छोड़ देते हैं। नहीं,
हमें दोनों ही केसेस को सॉल्व करना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो आंसर्स आते हैं। आगे मैथ्स में ना तुम्हारे पास दो आंसर्स आएंगे, 5 और -2। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर फिजिक्स में भी ऐसे दो आंसर्स आ गए तो क्या किया जाए? टाइम की वैल्यू 5 सेकंड्स तो हो सकती है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या टाइम की वैल्यू कभी -2 हो सकती है क्या? क्या कभी ऐसा हुआ है कि -2 सेकंड हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जब भी फिजिक्स में दो आंसर्स आए और एक माइनस में आ जाए तो तुम सिंपली इसको इग्नोर कर दो। जो नेगेटिव माइनस आ गया है ना सेकंड में, तो इसे इग्नोर ही करना पड़ेगा क्योंकि समय हमारा नेगेटिव में नहीं आता। ठीक है, तो थोड़ा जनरल नॉलेज भी लगाना होता है फिजिक्स के लिए। एक बार मैं तुम्हें रिवाइज करा दूं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। b² - 4ac ना, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तुम चेक कर लो, ये 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, या 0 के बराबर ही है। अब तीन केसेस के लिए अलग अलग वो केसेस बनते हैं। फिर उसके बाद तुम क्या करो, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो, या फिर तुम फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो। अब फिजिक्स का लेंस से भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि टाइम के वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं आ गया। तो इस तरह से फिल्टर आउट भी करना होगा तुम्हें फिजिक्स में। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता है। चलो बहुत बढ़िया। अभी तुम्हें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना, और इसे सॉल्व करना फैक्टराइजेशन से। इसे थोड़ा फॉर्मूला लगा के चेक करना, और इसे देखना टाइम की दो वैल्यू आएगी और नेगेटिव वाला पुट नहीं करना है। ठीक है, तो इन तीनों को सॉल्व करना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।